हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टुडे में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूँ विजन आईएएस पीटी 365 फॉर 2021 फॉर 2021। और इसमें हम पॉलिटी के टॉपिक्स को देख रहे हैं। और अब भी हम देखने वाले हैं उसमें पॉलिटी में जो चैप्टर नंबर 3 है उससे, यानी कि आज हमारी कंप्रिहेंसिव डिस्कशन जो होगी वो सेंटर और स्टेट रिलेशंस के अराउंड होगी। उसमें जो कुछ भी है जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उन चीजों को यहाँ हैंड पिक किया गया है। और हमारी यही कोशिश होगी कि उन चीजों को सही से समझा जा सके टाइम बाउंड मैनर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर और स्टेट रिलेशंस यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और इसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कई बार सेंटर कोई बात कहता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है कि ये हमारे ऊपर अननेसेसरी जो है ये एक प्रेशर लगाया जा रहा है। ऐसा ही सेंटर को भी लगता है कि स्टेट्स को हमारे तरफ से इतने तरीके के अनुदान राशि मिलते हैं और हिरार्की में हम काफी ऊंचे हैं, हमारे पास एक अलग लेवल का पावर है, तो स्टेटों को हमारी बातें सुननी चाहिए। अब यहाँ पर कई तरीके के कन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं, लेकिन फिर एक मध्यस्थता का मार्ग भी निकाला जाता है। खैर, हम कन्फ्लिक्ट्स में यहाँ नहीं फंसते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिक्स्थ शेड्यूल से रिलेटेड, यानी छठी अनुसूची। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश की वहां की जो असेंबली है उसने निर्विरोध अनएनिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर इंटायर स्टेट टू बी इंक्लूडेड इन सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है उसको छठी अनुसूची में डाल दिया जाए। चलिए, यहां पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 371। आर्टिकल 370 आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, न जाने कितनी बार आप पढ़े होंगे। और फिर अब क्या है, अभी का स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग आर्टिकल 370 का, कि उसके पावर को नल एंड वॉइड कर दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 371 आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कल था। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 371 से लेके 371 मतलब जे तक। और यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं 11 राज्यों के लिए, संख्या बहुत खास है, याद रख लीजिएगा 11। अब क्यों ये किए गए हैं? ताकि इनको कुछ स्पेशल जो रिक्वायरमेंट्स है, इनके एस्पिरेशंस को पूरा किया जा सके, वहां की जो कल्चर है और वहां की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको बचाया जा सके, खासकर ट्राइबल और लोकल पॉपुलेशन का, किसी भी स्टेट में, यानी इन 11 राज्यों में जहां के लिए बात की जा रही है आर्टिकल 371 से लेके 371 जे तक। ओके, तो देखिए यहां पर क्या बातें की गई हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने पहले भी डिमांड किया था कि संविधान में अमेंडमेंट किए जाएं और जो वेव किया जाए, वहां से हटाया जाए आर्टिकल 371 एच, और वो जो स्टेटस दिया गया अरुणाचल प्रदेश को, स्पेशल स्टेटस, उस कैटेगरी को हटाया जाए और पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है उसको आर्टिकल 371 से 371 जी के प्रोविजंस में रखा जाए, जिस तरीके से नागालैंड को रखा गया है या मिजोरम को रखा गया है। ठीक है, यानी 371 की जो स्टेटस है और 371 जी की जो स्टेटस है फॉर नागालैंड एंड मिजोरम, इसी तरीके का कुछ स्टेटस अरुणाचल प्रदेश को दिया जाए। जो अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अरुणाचल एंजॉय करता है, वहां से वहां के लोग खुश नहीं है। तो आर्टिकल 371 ए एंड आर्टिकल 371 जी ये स्पेशल प्रोटेक्शन देता है विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कहाँ के लोगों को? तो वहां के जो कस्टमरी लॉ है और जो ऑनरशिप है जमीन वगैरह का ऑनरशिप, और किस तरीके से लैंड को ट्रांसफर करना है ट्राइबल कम्युनिटी में, ट्राइबल लोगों के बीच में, तो ये नागालैंड और मिजोरम के लिए याद कर लीजिए, 371 फॉर नागालैंड एंड 371 जी फॉर मिजोरम। 371 एच किसके लिए है? अरुणाचल के लिए। इतना याद कर लीजिए। देखिए, तो आर्टिकल 371 का जो एच है, तो स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या उनके कुछ दायित्व हैं विथ रेस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। ओके, और वो इस तरीके से अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं, अपने फंक्शंस को निभाते हैं, और पूरा इसी के सेंट्रिक बातें हो रही हैं। चलिए, एक मुद्दा बहुत बार न्यूज में रहता है, इनर लाइन परमिट। ये एक तरीके से समझिए, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कहें
तो जैसे वीजा होता है ना, जैसे आपको किसी फॉरेन लैंड को जाना है तो उसके लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे पैकेट्स हैं जहां पर कि कुछ खास इथनिक कम्युनिटी के लोग हैं और वहां पर इस तरीके से आम लोगों का आना जाना लगा रहे, तो शायद वहां का जो सामाजिक संरचना है, जो ताना बना है, वो खराब हो सकता है। और इसी को देखते हुए एक इनर लाइन परमिट की सुविधा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद हमने कुछ ऐसा नियम लगाया है, बल्कि काफी पहले से ये ब्रिटिश राज से चला आ रहा है। तो इनर लाइन परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है हम भारतीयों को ही, इंडियन सिटीजन को, कि वो विजिट करें या वहां पे स्टे करें स्टेट में दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर इनर लाइन परमिट सिस्टम। ब्रिटिश एरा का रेगुलेशन है और उसको कहते थे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873। ये याद रखना चाहिए कि 1873 की बात हो रही है और जो इनर लाइन परमिट के लिए कानून है उसका नाम है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। ओके, तो ये अंग्रेजों ने अपने सुविधा के लिए लगाया था। खैर, उनका मानसा कुछ और रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम जो है इनको प्रोटेक्ट किया गया है इनर लाइन परमिट के अंतर्गत, और बाद में मणिपुर को भी ऐड किया गया। बाद में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई तरीके की ऐसी होड़ लगी रहती है कि इनर लाइन परमिट में हमारे ज्यादा एरिया को कवर कर दिया जाए या हमारे एरिया को भी कवर किया जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स को भी परमिशन होता है, जैसे कि हर एक फॉरेनर अगर वो भूटान का नागरिक है उसको छोड़ के, एक्सेप्ट अ सिटीजन ऑफ भूटान, वो अगर चाहता है कि वो प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाए तो उसको एक स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा, और उसको इनर लाइन परमिट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट फॉर अ कंपटेंट, मतलब कि जो भी उसके लिए कंपटेंट बॉडी होगी, कंपटेंट अथॉरिटी होगी, उससे उसको इस तरीके का परमिशन लेना होगा। यानी इंडियंस के लिए हो गया इनर लाइन परमिट और फॉरेनर्स के लिए हो गया प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन कौन है, किसको जाने की आजादी नहीं है, तो भूटान के सिटीजन को, नागरिक को। अभी के लिए बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत आता है, और वहां पर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मतलब एक तरीके से मनाही है, प्रोहिबिशन है कि वो नहीं घुस सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को बिना इनर लाइन परमिट के। समझ गए मसला। अब थोड़ा सिक्स्थ शेड्यूल को समझते हैं, छठी अनुसूची को समझते हैं। तो हमारे संविधान में जो छठी अनुसूची है, यहां पर बात की गई है कि कुछ पावर दिए जाए ट्राइबल कम्युनिटीज को, ताकि वो अपना प्रशासन चला सकें ट्राइबल एरिया में। किन किन जगहों पर, तो असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, यानी 4 राज्यों के लिए छठी अनुसूची का प्रावधान है। और इसके लिए आर्टिकल हो गए आर्टिकल 244(2) और 275(1). याद रहेगा, ये 4 स्टेट मतलब मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। अरुणाचल कह रहा है कि हमें भी आना है। लेकिन देखिए, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको ऑटोनॉमी मिली हुई है इन 4 राज्यों में, उनको देख लीजिए। एक बार को आप मैप पे भी देख सकते हैं, बट मैं आपको कहूंगा कि आप बस एक हल्का सा सरसरी निगाह से इन चीजों को देख लीजिए। जैसे असम में बोडोलैंड का जो टेरिटोरियल काउंसिल है, इसी तरीके से कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल हो गया, और जो दिमा हासाओ ऑटोनोमस हिल जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो ये असम में 3 रीजन हो गए जिनको ऑटोनॉमी दी गई है। इसी तरीके से मेघालय में जो गारो हिल का रीजन है उसकी अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और खासी, यानी गारो, खासी, जैंतिया लाइन से कहें तो वेस्ट से ईस्ट के तरफ। त्रिपुरा में देखेंगे तो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है एक, और मिजोरम की अगर बात करें तो यहाँ पे चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इसी तरीके से लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। यानी कि असम में हो गए टोटल 3, मेघालय में हो गए 3, त्रिपुरा में 1 और मिजोरम में हो गए 3, यानी टोटल हो गए 10 इन 4 राज्यों में। अब आर्टिकल 244 जो है 244 है, इसमें स्पेशल सिस्टम की बात की गई है किसी खास क्षेत्र के लिए, खास एरिया के लिए, जिसको शेड्यूल्ड एरिया कहा गया या फिर ट्राइबल एरिया कहा गया। जो आर्टिकल 275 है हमारे संविधान का, उनको कुछ स्टैट्यूटरी ग्रांट्स देता है, और ये जो अनुदान की राशि आती है ये कहां चार्ज की जाती है, तो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको जो ऑटोनॉमी दी गई है, तो इनके प्रशासनिक इकाइयों को चलाने के लिए जो कुछ खर्च
बनता है वो पैसा कहां से आता है अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि ये चार्ज किया जाता है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ऐसे जो ग्रांट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, उनमें इंक्लूड करते हैं स्पेसिफिक ग्रांट फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, और जो वहां के लोग हैं वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल है उसको राइज करने के लिए, मतलब उसमें वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ऐसा चेंजेस चाहिए, आप मामला समझ गए। थोड़ा और जान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश जो है को बात हो रही है कि इंक्लूड किया जाए 6th शेड्यूल में, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये आउटसाइड आर्टिकल 368 होगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो आर्टिकल 338 ए से डील होता है, वहां पर रिकमेंडेशंस आ चुके हैं कि यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख का है कि उसको भी एक ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया जाए अंडर शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो सीएए है वो एक्सेप्ट करता है 6th शेड्यूल के एरिया को और इनर लाइन परमिट वाले एरिया को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और यहां पर जरा फायदा देखते हैं कि अरुणाचल कह रहा है कि हमें 6th शेड्यूल में आना है तो क्यों आना है। तो देखिए, पहली तो ऑटोनॉमी हो गई, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, यहाँ कुछ ऑटोनोमस रीजन्स होते हैं और कुछ पावर दिए गए हैं इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को। तो देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 26 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे बाय गवर्नर फॉर 5 ईयर टर्म, यानी टोटल 30 लोग होते हैं, 26 इसमें इलेक्टेड हो गए, 4 होते हैं नॉमिनेटेड। अब ऑटोनोमस रीजन जो है ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के आधार पर बटा होता है, जैसे कि आप देख पाए मेघालय में ही गारो, खासी, जैंतिया। और जो पावर्स दिए गए हैं अब इनको समझ लेते हैं। तो इनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर है कि पावर विथ गवर्नर्स ड्यू अप्रूवल, और एक है पावर टू लिमिट, यानी कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट को लिमिट किया जा सकता है, और वो कैसे होगा, गवर्नर के अप्रूवल से। टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो कलेक्शन और ग्रांट इन एड फॉर दीज रीजन्स, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। इनके पास कुछ रेगुलेटरी पावर्स हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, जो डिस्पेंसरी हो गई छोटी मोटी, दवाखाना, मार्केट और रोड वगैरह, ये रेगुलेट करते हैं। और जुडिशियरी की इनकी जो अपनी सिस्टम है, विलेज कोर्ट्स, वो ट्राई करते हैं ट्राइबल केसेज को, और हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो स्पेसिफाई किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो ये कुछ एक फायदे हैं, आप समझ सकते हैं। अब चलिए हम जरा यहाँ कंपेयर कर लेते हैं 5th और 6th शेड्यूल को, यानी कि 5वीं और 6ठी अनुसूची को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हो गई एप्लीकेबिलिटी, यानी ये एप्लीकेबल कहाँ है। तो 5वीं जो शेड्यूल है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान पर अप्लाई होती है। लेकिन 6th शेड्यूल बस 4 राज्यों पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो काउंसिल बनाए जाते हैं तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उनको संविधान में जगह मिली गई है। कितनी बड़ी बात है। अब ऑटोनॉमी जो है 5वीं अनुसूची वाले जो जगह हो गए वहां पर पेशा जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 का, उसके तहत मिला हुआ है। सेल्फ गवर्नेंस होता है ग्राम सभा के द्वारा फॉर पीपुल लिविंग इन 5th शेड्यूल एरिया। लेकिन यहाँ 6th शेड्यूल में देखें तो ग्रेटर ऑटोनॉमी होती है। अगर 5वीं शेड्यूल से तुलना करें, 5वीं शेड्यूल के जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हैं उनमें केवल एडवाइस करने की पावर होती है, जबकि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं 6th शेड्यूल के अंतर्गत उनके पास बहुत वाइडर पावर्स हैं। ठीक है, आगे ऊपर जो इन्फोग्राफिक्स है इसमें बताया गया था कि कितने तरीके के यहाँ ये पावर होल्ड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप बहुत अच्छे से अब तो समझ गए होंगे। चलिए यहां पर हम जरा सा देख लेते हैं बोरोइंग पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बोरोइंग यानी पैसा उधार में लाना, और न्यूज में रहने की वजह है कि हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज की है बोरोइंग लिमिट्स, जो कि पहले राज्यों के लिए हुआ करता था 3% ऑफ जीएसडीपी, यानी स्टेट के सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक उधारी में ला सकते थे, उसको बढ़ा के अब 5% कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब जरा हम कंपेयर करते हैं बोरोइंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बन सके।
तो सेंटर के लिए जो बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा दिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां बात की गई है, तो अंडर आर्टिकल 292, और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, यानी कि कोई रोक नहीं है कि वो बोरो कर सकता है, और ये जो लिमिट लगाया जाएगा तो पार्लियामेंट तय करता है। स्टेट्स के लिए भी आर्टिकल 292 ही है, लेकिन ये जो पावर है लिमिट किया जाता है बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये समझ गए। टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस देखें तो इनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेस्टिकली भी वो बोरो कर सकते हैं, विदेश से भी पैसा ला सकते हैं केंद्र सरकार के लोग, यानी केंद्र सरकार, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोन ला सकती है डोमेस्टिकली, यानी अपने ही देश के अंदर से। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है केंद्र सरकार पर, जबकि राज्य सरकार जो है वो बोरो कर सकते हैं अपॉन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कि वो जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसके सिक्योरिटी पर, उसको मतलब एक तरीके से उसके आधार पर कि ठीक है हमारे पास इतना पैसा है, आप देख लीजिए जैसे गिरवी रखने का कंसेप्ट होता है ना, उस टाइप से कि हमारे पास इतना सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी के बेसिस पर आप हमें फंड तो दे सकते हैं ना। और वो नहीं रेज कर सकते हैं लोन इफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस लोन इज ड्यू टू द सेंटर, कि अगर सेंटर के पास कोई भी पहले का बड़ा रकम जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, अभी जमा नहीं किया गया है, ड्यू है, तो नया लोन नहीं ले सकते हैं। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, यानी खासकर ये बात हो रही है ताकि चीजों को कंट्रोल में रखा जा सके। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एफआरबीएम एक्ट है उसमें जो बातें की गई हैं उसको संज्ञान में लिया जा सके। यहां पर कुछ और रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। ये क्या है, नया टर्म है, जरा न्यूज में आया था। रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं ड्राइंग अप ड्यू टू लॉकडाउन। आपको पता है कि लॉकडाउन इतना सरकार का खर्च हुआ, रेवेन्यू कुछ कलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर राज्यों को कुछ रिलैक्सेशन चाहिए था, और स्टेट वांट द सेंटर टू रिलैक्स नॉर्म्स रिगार्डिंग यूजिंग ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड इन कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। और ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड होता है इसको स्थापित किया गया था 1999-2000 के सन में, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब, आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया था टू मीट रिडेम्पशन ऑफ मार्केट लोन्स ऑफ द स्टेट। और ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है ये एक रिजर्व फंड होता है जो कि क्रिएट किया गया है राज्यों के द्वारा फॉर एमोर्टिलाइजेशन ऑफ देयर डेब्ट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मोर्टल का मतलब होता है मर जाना, इमोर्टल का मतलब होता है अमर। तो ये जो भी यहाँ पर इमोर्टलाइजेशन किया जा सके डेब्ट ऑब्लिगेशंस को, इसके लिए ये सीएसएफ बनाया गया। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो मेंटेन करती हैं सीएसएफ को, कहां पर, तो विद द रिजर्व बैंक एज बफर फॉर रिपेमेंट ऑफ देयर लायबिलिटीज। और ये जो सीएसएफ स्कीम है इसके अंतर्गत एक स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर सकती है 1 to 3% ऑफ देयर एनुअल आउटस्टैंडिंग डेब्ट लायबिलिटीज टू द फंड। ओके, और इस तरीके से एक बफर क्रिएट किया जाता है शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, पहले 11 राज्य जो थे वो इस तरीके से फंड को सेटअप किए थे। बाद में जो 12 फाइनेंस कमीशन आया 2005 से 10 के लिए, वो कहा कि सारे राज्यों को इस तरीके से सिंकिंग फंड्स बनाए जाने चाहिए फॉर एमोर्टलाइजेशन ऑफ ऑल लोन्स। और ये लोन्स किस तरीके के हो सकते हैं, जो बैंक से लिए गए हैं, या वो लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ एनएसएसएफ यानी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। अब इनका पर्पस क्या होता है, वो कैसे यूज होगा, सब आप समझ गए। अब ये जो फंड है ये मेंटेन करते हैं आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि दोनों एक में पैसा होता है, इसको सेपरेटली रखते हैं, देखे ना विथ आरबीआई लिखा हुआ था, और उसको नहीं यूज करते हैं फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन ऑफ लोन। और ये इंश्योर करता है गुड फिस्कल गवर्नेंस को। तो आपके लिए एक सीएसएफ नया टर्म रहा होगा, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। और ये पोटेंशियल क्वेश्चन भी लगता है कि इससे सवाल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन, कोविड-19 क्राइसिस, इन पर डायरेक्टली कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो बनाया ही जा सकता है, पूछा ही जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम ये टॉपिक नंबर 3 देख रहे हैं, और इसमें हम लोग बेसिकली टॉपिक 3.1 और 3.2 देख चुके हैं। अब हम आगे मिलेंगे तो इन 3 टॉपिक्स को झट से देख लेंगे। आर्टिकल 370 बहुत बार रिपीट हो चुका है, इंटर स्टेट काउंसिल न्यूज में रहता है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम, इसमें बहुत कुछ आप पहले से जान रहे होंगे, तो उनको कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर हम इनको इंटीग्रेट करते जाएंगे एक में, और एक कंप्लीट आपके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर ला दिया जाएगा एक साथ, ताकि आप चीजों को समझ सकें, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे इन चीजों में बेहतर ढंग से।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों पर आपको अब समझदारी हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संकोच है, कोई दुविधा है, तो आप बेहिचक मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।